Good afternoon, everyone. Welcome to Dhey Law, and today we are back with current affairs session. तो पर्पस क्या है इस सेशन का? इस सेशन में हम वीक की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं उनको कोलेट करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो जैसे आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एनवायरनमेंट। आज के इस सेशन में हम 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वन इज़ योर एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, फिर दूसरा हम ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। ये दोनों इंडेक्स अभी न्यूज़ में आए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनको कवर करना। थर्ड, वी वुड टॉक अबाउट फिच की रेटिंग, फिच रेटिंग रिगार्डिंग इंडिया या इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इन्होंने अपवर्ड प्रोजेक्शन किया इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो इस पे एक न्यूज़ बनी थी। सो विल टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर न्यूज़ एंड फाइनली वी विल टॉक अबाउट G7 काफी न्यूज में है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट किए हैं इटली टू अटेंड द G7 समिट। इंडिया मेंबर नहीं है G7 का, बट स्टिल इंडिया कंसिस्टेंटली एज अ गेस्ट जा रहा है पिछले 5 बार से। ठीक है, तो कमिंग टू द फर्स्ट न्यूज आइटम, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई। ईपीआई 2024 रिलीज हो चुका है और इसमें इंडिया की जो रैंक है, वो बहुत अच्छी नहीं है। इट्स 176, मतलब 180 कंट्रीज को असेस किया गया और इंडिया की जो पोजीशन आई है वो 176 है। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले कि ईपीआई होता क्या है, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स होते क्या है। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स एक टाइप का इंडेक्स है जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का जो एनवायरमेंटल रेल्म है या पैरामीटर्स है उस पे बेस्ड एक इंडेक्स तैयार करता है और इसके बेसिस पे एक रैंकिंग तैयार होती है। ठीक है, तो ईपीआई का रोल है टू इवेल्युएट कंट्रीज एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल हेल्थ, इकोसिस्टम वाइटलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एफर्ट्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आई थिंक यू हैव गॉट अ फेयर आइडिया अबाउट व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईपीआई। दूसरी चीज, it's a biennial exercise. Now, from examination point of view, I am telling you few things which are important when it comes to indexes. ठीक है, सबसे पहले इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि इनको पब्लिश कौन कर रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट, कोई भी इंडेक्स देखिए तो मेक श्योर कि आपको पता रहे कि इसको पब्लिश कौन कर रहा है। दूसरा, ये एनुअल है या बायनियल है, मतलब ये हर साल आते हैं या 2 साल में एक बार इनका रिलीज होता है। ठीक है, तीसरा आपको जान लेना है कि इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया पोजीशन। तो कोई भी आप इंपॉर्टेंट इंडेक्स देखिए तो ये 3 चीजें, ये टेम्पलेट आप ध्यान रखिए। these 3 parameters are very very important for assessing any index। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया ईपीआई का काम क्या है। ईपीआई इवेल्युएट करता है किसी भी कंट्री के एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल हेल्थ, इकोसिस्टम वाइटलिटी और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एफर्ट। दूसरा, ये एनुअल एक्सरसाइज नहीं है, आपको ध्यान रखना होगा, ये एक बायनियल एक्सरसाइज है, यानी ये 2 साल में एक बार होती है। ठीक है, अब इसको रिलीज कौन करता है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? तो इट्स रिलीज बाय येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी। दूसरा, सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंसेस इंफॉर्मेशन नेटवर्क एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और तीसरा है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ब्रॉडली आप अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, फिर येल यूनिवर्सिटी और तीसरा आपका कोलंबिया यूनिवर्सिटी। These 3 institutions together publish this particular index. Now, what are the criterias? तो क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, ये कुछ क्राइटेरियाज हैं या पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे ये इंडेक्स तैयार किया जाता है और इनकी रैंकिंग होती है। तो जैसे एयर क्वालिटी को इसने असेस किया, वाटर क्वालिटी कैसी है, कंट्री में वेस्ट मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, बायोडाइवर्सिटी और हैबिटेट को लेके क्या प्रोग्रेस की गई है, फिर क्लाइमेट चेंज है, एमिशंस है, एनर्जी यूज है, एनवायरमेंटल हेल्थ है, इकोसिस्टम सर्विसेज हैं और लास्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं या क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स आपका प्रिपेयर किया जाता है। नाउ, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऐसे इंडेक्स को निकालने का या पब्लिश करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहले ऐसे इंडेक्स आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस दे देते हैं। जैसे एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है तो इसके नंबर से या स्कोर से या रैंकिंग से आप ये पता कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की कैसी रही है। तो जैसे आपको पता होगा, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं
वहाँ पे थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज पे ज़्यादा फोकस है, वहाँ एमिशन स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, तो वहाँ पर कम पोल्यूशन होगा। तो यू कैन ईजिली मेक आउट कि कई यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इस पर्टिकुलर इंडेक्स में ऊपर होंगी, ठीक है। तो इन अ वे दिस पर्टिकुलर इंडेक्स गिव्स यू अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। दूसरा, इससे हमें पता चलता है, इस इंडेक्स से हमें ये पता चलता है कि जो स्ट्रेंथ्स हैं और वीकनेसेस हैं वो क्या क्या हैं उन कंट्रीज के। और जब स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता रहेंगे तो इस इंडेक्स के थ्रू हम एक पॉलिसी एंकर भी तैयार कर सकते हैं कि हमारी पॉलिसी किस साइड डायरेक्ट होनी है, एनवायरमेंटल पॉलिसीज हैं वो किस साइड डायरेक्ट होनी चाहिए। अब जैसे आप इंडिया का केस ले लिए, हमें ऐसा लगता है कि या इन रियलिटी आप ऐसे सोच के चलिए कि हम एमिशन नॉर्म्स पे तो बहुत अच्छा काम किए, BS4 से हम सीधे BS6 पे चले गए, लेकिन हम कहिए कोल यूसेज को लेके बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अभी भी हमारी कोल यूसेज काफी है और एब्सोल्यूट लेवल पे बढ़ रही है। तो थ्रू दिस पर्टिकुलर इंडेक्स वी कैन नो दैट ये हमारी वीकनेस है, कोल यूसेज जो है वो हमारी वीकनेस है। तो फिर क्या होगा कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो हमारी पॉलिसी ऐसी बनाने लगेंगे कि जिससे हम कोल यूसेज सब्सिक्वेंट ईयर्स में कम करते जाएं, राइट। तो दीज आर द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। नाउ रैंकिंग्स पे बात कर लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स में 180 कंट्रीज को रैंक किया गया है और इंडिया की जो पोजीशन है वो 176th रही है, 176th रही है, राइट। इंडिया की जो पोजीशन है 176। और डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है ईपीआई में कितनी कंट्रीज को रैंक किया गया। जैसे आप एक्सपेक्ट करके गए कि इंडिया की क्या रैंक पूछी जाएगी, बट ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स में कितने कंट्रीज को असेस किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए 180, बाकी आपको पता है कि इंडिया की रैंक 176 थी, ठीक है। तो इंडिया की रैंक पता चल गई। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड रैंक 1 किसकी है। तो रैंक 1 है एस्टोनिया की, ठीक है। एस्टोनिया विद अ कंपोजिट स्कोर ऑफ 75.3 इज एट रैंक 1। वही इंडिया का जो स्कोर है रैंक 176 पे, वो है 27.6 का। सो कंपोजिट स्कोर ऑफ इंडिया इज 27.6। तो एस्टोनिया रैंक 1 हो गई। कुछ एडिशनल ट्रिविया ये भी है कि लग्जमबर्ग और जर्मनी रैंक 2 और 3 पे हैं रिस्पेक्टिवली, राइट। सो दिस आई थिंक इज ऑल अबाउट रैंकिंग। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कुछ पता होने चाहिए। अच्छा, एक चीज और थी कि इंडिया 176 पे है, जो बाकी 4 कंट्रीज इंडिया से भी नीचे हैं दे आर ऑल्सो एशियन कंट्री। एक तो हमारा इमीडिएट नेबर है पाकिस्तान, और बाकी जो 3 कंट्रीज हैं वो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है। एक हो गया आपका वियतनाम, फिर लाओस और म्यांमार, ये साउथ ईस्ट एशिया में लाई करती है, ठीक है। अगला इंडेक्स हम जान लेते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है। हमने अभी एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में पता किया, दूसरा इंडेक्स आ गया हमारे सामने ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। ये भी इसी साल रिलीज हुआ है और ये अभी रिसेंटली न्यूज में था। तो व्हाट इज दिस इंडेक्स अबाउट। इंडेक्स जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स और टेरिटरीज को रैंक करता है एज पर देयर पीसफुलनेस, मतलब कौन सी कंट्री कितनी पीसफुल है, ठीक है। और इस इंडेक्स को तैयार करने में मेजरली 3 क्राइटेरिया का हेल्प लिया जाता है। एक तो हो गया आपका सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दूसरा हो गया जो ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और तीसरा है आपका लेवल ऑफ मिलिटराइजेशन, ठीक है। तो ये 3 पैरामीटर्स या 3 क्राइटेरिया को ध्यान में रख के ग्लोबल पीस इंडेक्स तैयार किया जाता है, राइट। तो मैंने आपको टेम्पलेट बताया था कि कोई भी इस टाइप का आप इंडेक्स देखें तो आप क्या क्या चीजें जाने, कौन पब्लिश करा रहा है, ये आपकी फैकल्टी ऑन हो जानी चाहिए। दूसरा, ये एनुअल है या बायएनियल है, आपको ये पता होना चाहिए कितने साल पे आ रहा है, हर साल आ रहा है या 2 साल पे आ रहा है। इंडिया की क्या रैंक है ये आपको पता होना चाहिए, प्लस रैंक 1 कौन है, रैंक 1 कौन है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं कौन पब्लिश कराता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको पब्लिश करता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस क्या है, ये ग्लोबल थिंक टैंक है विच इज बेस्ड इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया, और ये ग्लोबल थिंक टैंक है और इसके रीजनल ऑफिसेस कई जगह हैं, यूएस में भी हैं, यूरोप में भी हैं, और ये लगातार कई साल से पीस इंडेक्स पब्लिश, ग्लोबल पीस इंडेक्स पब्लिश करता आ रहा है। अब जैसे हमने देखा था जो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स था दैट वाज बायएनियल इन नेचर, वैसे ये
पर्टिकुलर इंडेक्स है एनुअल है, यानी ये हर साल रिलीज होता है। तो 24 में हुआ था, तो अगले साल भी होना है इसका, ठीक है। इस पर्टिकुलर इंडेक्स में 163 मतलब 163 कंट्रीज को रैंक किया गया है। मतलब 2024 वाला जो एडिशन है, 2024 वाला जो एडिशन है उसमें 163 कंट्रीज को रैंक किया गया है, जिसमें इंडिया की जो रैंक है दैट इज 116। मतलब इंडिया 163 यानी 163 कंट्रीज में 116 पोजीशन पे रहा है इस बार। और आइसलैंड जो है, आइसलैंड आइसलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, नॉर्थ पोल के काफी नजदीक है, वो रैंक 1 पे रही है, और ये कई साल से इस पर्टिकुलर इंडेक्स में रैंक 1 पे है, ठीक है। दूसरी बात, जो सबसे पीसफुल रीजन है वर्ल्ड का इस पर्टिकुलर इंडेक्स के हिसाब से, दैट इज यूरोप। ऐसा क्यों? क्योंकि आउट ऑफ 10 कंट्रीज, 10 मोस्ट पीसफुल कंट्रीज, जो 8 कंट्रीज हैं वो यूरोप में ही सिचुएटेड है। और जो वर्स्ट या सबसे खराब अफेक्टेड या सबसे लीस्ट पीसफुल कंट्रीज या रीजन्स की बात करें तो दैट इज योर मीना रीजन, जो वेस्ट एशिया और नॉर्दर्न अफ्रीका वाला एरिया है। उसको मीना रीजन भी या वाना रीजन भी कहते हैं। मीना का मतलब है मिडिल ईस्ट एंड नॉर्दर्न अफ्रीका, और वाना हो गया वेस्ट एशिया प्लस नॉर्दर्न अफ्रीका। तो दोनों एक ही चीज होती है, आप इंटरचेंजेबली भी इसको यूज कर सकते हैं। तो यूरोप जैसे मोस्ट पीसफुल एरिया है, वैसे ही मीना रीजन जो है वो आपका लीस्ट पीसफुल एरिया है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर this particular news. Now let us move to our third news. Third news क्या है? Fitch rating raised India's GDP projection. ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा फिच रेटिंग है क्या। फिच रेटिंग एक रेटिंग एजेंसी है। फिच रेटिंग एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है। अब आप पूछेंगे रेटिंग एजेंसी क्या होती है, तो रेटिंग एजेंसी एक इंस्टीट्यूशन होता है जो फाइनेंशियल हेल्थ असेस करता है, किसकी? कंट्रीज की और बड़े बड़े मल्टीनेशनल और ट्रांसनेशनल कंपनीज की, कि भाई इनकी क्रेडिट वर्थिनेस कैसी है। जैसे हम इंडिविजुअल बोरोवर्स हैं, हमें मोटरसाइकिल के लिए, कार के लिए, स्टूडेंट लोन, इस टाइप के लोन्स चाहिए होता है। वैसे ही बड़े कंट्रीज, सॉरी बड़ी कंपनीज और कंट्रीज को भी लोन चाहिए होता है। तो जो क्रेडिट वर्थिनेस होती है, इंडिविजुअल लेवल पे तो हम सिविल स्कोर से चेक कर लेते हैं, लेकिन आपको पता करना है कि रशिया का क्रेडिट वर्थिनेस कैसा है, या सिंगापुर का कैसा है, या इंडिया का कैसा है। तो दैट कम्स थ्रू दीज रेटिंग एजेंसीज। तो टॉप 3 रेटिंग एजेंसीज हैं। एक आपका हो गया फिच। फिच इज वन ऑफ द टॉप 3 जिसने इंडिया का ये जीडीपी प्रोजेक्शन है वो रिवाइज किया अभी। दूसरा आपका है मूडीज है, और तीसरा स्टैंडर्ड एंड पुअर, एसएनपी भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है बिग 3 रेटिंग एजेंसीज कौन सी हैं, तो यू शुड नो। एक तो हो गया आपका मूडीज, दूसरा हो गया स्टैंडर्ड एंड पुअर, एसएनपी कहते हैं, और तीसरा हमें पता चल गया फिच, ठीक है। बहरहाल आ जाते हैं न्यूज आइटम पे, कि ये न्यूज आइटम अभी रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था जिसमें ये था कि फिच रेटिंग ने इंडिया का जो जीडीपी प्रोजेक्शन है फॉर 2025 उसको रिवाइज कर दिया है बाय 20 बेसिस पॉइंट नॉर्थवर्ड। मतलब 20 बेसिस पॉइंट 0.2% से इसको ऊपर रिवाइज कर दिया है। पहले फिच ने इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन था फॉर 2025 वो 7% का दे रखा था, 7% का दे रखा था। लेकिन कुछ रीसेंट पॉजिटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जिसकी वजह से फिच ने इसको 20 बेसिस पॉइंट बढ़ा के 7.2% कह दिया। यानी इंडिया फिच के अनुसार सन 25 में 7.2% की ग्रोथ रेट के साथ बढ़ेगी, ठीक है। अब ऐसा हुआ क्यों है कि वाई फिच हैज रेज द इंडियाज प्रोजेक्शन फॉर 2025? इसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो ग्लोबल फेथ इन द इंडियन इकोनॉमी हैज इंक्रीज्ड। दूसरा ये है कि इस बार ये एक्सपेक्टेड है कि मॉनसून्स अच्छे होने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू सी बम्पर हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स। तो ये भी क्या कहते हैं, एक एग्रीकल्चरल जीडीपी को बूस्ट करेंगे। तीसरी चीज ये है कि इंडिया में बहुत सारा एफआईआई आ रहा है, मतलब बाहर का जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स है वो भी काफी आ रही है, क्योंकि इंडिया को रिलेटिवली बहुत स्टेबल इकोनॉमी माना जा रहा है। जैसे बाकी सारी इकोनॉमीज बहुत स्लो ग्रो कर रही हैं, चाहे आपका यूरोप में हो गई या नॉर्दर्न अमेरिका को आप ले लीजिए, लेकिन इंडियन इकोनॉमी भी ने अभी एनएसओ के हिसाब से 8.2 के ग्रोथ रेट से हम बढ़े हैं लास्ट फिस्कल में। तो इस इन चीजों को देखते हुए फिच ने अपना जो प्रोजेक्शन है उसको 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो हालांकि इसमें एक और कैच है, इसने 2025 में 20 बेसिस पॉइंट तो बढ़ा दिया है, बट
जो फिजिकल ईयर 26 और 2027 है उसमें 6.5 6.2 जो पहले जो प्रोजेक्शन दे रखा था उस पे अभी भी वो स्टेटस को मेंटेन किया हुआ है। अब आ जाते हैं हम आखिरी न्यूज पे, G7 समिट 2024। तो आई एम श्योर आप सबने इस पर्टिकुलर न्यूज को फॉलो किया होगा क्योंकि बहुत रिकरिंग न्यूज है, डेली कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज आल्सो विजिटेड इटली एज अ गेस्ट टू G7 समिट। अब इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन पिछले कई साल से इंडिया को एज अ गेस्ट कंट्री बुलाया जाता है। सो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज विजिटेड द G7 समिट एज अ गेस्ट, नॉट एज अ मेंबर। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। सो इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7 समिट। तो सबसे पहली न्यूज क्या हुआ, कहाँ है 2024 का G7 समिट? ये हुआ है आपका इटली में, दिस यू शुड नो। अब फोकस आइटम क्या रहे हैं ये हमें जानना है, और प्लस G7 है क्या। तो मतलब इस न्यूज आइटम में हमें जानेंगे कि G7 एक्चुअल में है क्या, ठीक है। फिर समिट के बारे में जानेंगे कि ये जो पर्टिकुलर समिट है इसका क्या फोकस रहा है, ठीक है। तो ये मेन जो अभी करंट न्यूज आइटम है इसको शुरू करने के पहले हम जान लेते हैं G7 है क्या, ठीक है। तो G7 एक इनफॉर्मल कंट्रीज का ग्रुप है, मतलब कंट्रीज का एक इनफॉर्मल ग्रुप है, मतलब इसका कोई चार्टर नहीं है, कोई एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। ये एक इनफॉर्मल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है या मल्टी कंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ये 1975 में शुरू हुई थी और इट स्टार्टेड ऑफ एज G6। मतलब शुरू में इसमें सिर्फ 6 मेंबर्स थे, ठीक है। तो शुरू के कौन कौन से मेंबर्स थे? यूएस था, फ्रांस था, इटली था, जापान था, यूनाइटेड किंगडम था, वेस्ट जर्मनी था। वेस्ट जर्मनी इसलिए क्योंकि उस टाइम वेस्ट और ईस्ट जर्मनी अलग हुए थे। जब बर्लिन वॉल फॉल हुआ आपका अर्ली 90s में, तब जर्मनी यूनिफाई हुआ है। उसके पहले वेस्ट जर्मनी अलग था और ईस्ट जर्मनी अलग था, ठीक है। तो G7 का जो उदय है या इंसेप्शन है, दैट हैपेंड इन ईयर 1975 एंड इट टुक ऑफ एज G6 इनिशियली। मतलब इसमें सिर्फ 6 मेंबर्स थे। बाद में क्या हुआ, 1976 1976 में एक दूसरी नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है कनाडा, उसने इस ग्रुप को ज्वाइन किया एंड दिस G6 बिकेम G7। ये G6 है वो आपका G7 हो गया। फिर क्या हुआ, 1997 आते आते ये G8 हो गया। G8 कैसे हो गया? G8 इसलिए हो गया क्योंकि रशिया ने भी इस ग्रुपिंग को ज्वाइन कर लिया। हावेवर 1997 तक तो ये 1997 में ये G8 रहा, लेकिन 2014 आते आते ये दोबारा से G7 हो गया क्योंकि रशिया को निकाल दिया गया इस ग्रुपिंग से, क्योंकि रशिया ने यूनिलेटरली क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। तो एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस जो बाकी मेंबर्स हैं उन्होंने कहा कि भाई आप किनारे होइए। सो G8 अगेन बिकेम G7। तो आपने ये टाइमलाइन देखी, G6 से ये कैसे G7 हुआ, फिर G7 से G8 हुआ, फिर G8 से वापस से ये G7 हो गया, ठीक है। अब ये बनाया क्यों गया था 1975 में? 1975 में इसलिए बनाया गया था क्योंकि ओपेक कंट्रीज हैं, उन्होंने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था, मतलब अपना ऑयल का प्रोडक्शन कट कर दिया था और बेचने से मना कर दी थी। इसकी वजह से इकोनॉमिक शॉक हो गया। हम सब जानते हैं कि क्रूड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पूरा क्रूड ऑयल पे ही निर्भर करता है। तो जब क्रूड का शॉर्टेज हो जाएगा या क्रूड में एक सप्लाई शॉक लगेगा तो ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट होगा और पूरी इकोनॉमी हिल जाएगी, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी। तो यही हुआ समवेयर इन 1972-73 की जो ओपेक है, मतलब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का जो एक कार्टेल है, उसने अपनी प्रोडक्शन को कट शॉर्ट कर दिया। इसकी वजह से एक ऑयल क्राइसिस हुई और ऑयल क्राइसिस की वजह से एक इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो गई। इस इकोनॉमिक क्राइसिस को टैकल करने के लिए ये G7 का फॉर्मेशन हुआ था। मतलब इनिशियली G6 था, लेकिन अभी हम कोलोकियली इसको G7 बोलते हैं। G7 का फॉर्मेशन हुआ और इट वाज इन रिस्पांस टू ऑयल शॉक एंड द इकोनॉमिक क्राइसिस फॉलोइंग ओपेक ऑयल एम्बार्गो। अब G7 के जो मेंबर्स थे हमने देख लिए हैं। डेवलपिंग वर्ल्ड से कोई मेंबर नहीं था, सारे जो जितनी भी कंट्रीज थी ये सारी डेवलप्ड वर्ल्ड की थी, ठीक है। तो ये एक साथ इकट्ठा हुई थी उस टाइम के इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। हावेवर अब बना ये इकोनॉमिक क्राइसिस का था, बट ग्रेजुअली क्या हुआ कि इसका रोल जो है वो मैच्योर होता गया है और ये इकोनॉमिक क्राइसिस के बियॉन्ड जा चुका है। नाउ G7 एड्रेसेस वेरियस अदर इश्यूज, और इन इश्यूज में क्या है, आपके कई ग्लोबल इश्यूज हैं, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी तो है ही, सिक्योरिटी रेजीम है, टेक्नोलॉजिकल पैराडाइम है,
क्लाइमेट चेंज है, इन सब पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है G7 और एक ग्लोबल जो गवर्नेंस आर्किटेक्चर है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो आई थिंक द बेसिस ऑफ G7 इज क्लियर। एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन, कैसे कंट्रीज आई, कैसे निकली, ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इस साल का जो G7 समिट हुआ है सन 24 में, जो इटली ने होस्ट किया है, उसके मेजर फोकस क्या थे। तो मेजर फोकस क्या थे, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रशिया यूक्रेन जो बवाल चल रहा है या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये इसका एक पीसफुल रिजोल्यूशन हो, इस पे खास फोकस किया इस बार के समिट में। दूसरा है कि जो इसराइल और गाजा का कन्फ्लिक्ट है, इसराइल का और गाजा का कन्फ्लिक्ट है, अभी जो चल रहा है, एक सीज बना के रखा गया है वेस्ट बैंक पे। ठीक है, उसको कैसे अपलिफ्ट किया जाए, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पर काफी टाइम से चल रही है, आपका फूड, जो एक बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी होती है, वो चीजें मुहैया नहीं कराई जा पा रही हैं पैलेस्टीनियंस को, वो कैसे किया जा सके और जल्दी से पीस इस एरिया में दोबारा से लौट पाए। तो इस पे दूसरा फोकस था। तीसरी चीज थी कि एंगेजिंग विद अफ्रीका। ठीक है, G7 कंट्रीज का ये मानना है कि भाई अफ्रीका के साथ भी एंगेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि द कमिंग डिकेड इज गोइंग टू बी द डिकेड विच वुड बी ड्रिवन बाय ग्रोथ रेट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, तो अफ्रीका को साथ में लेना बहुत जरूरी है। दूसरा, इसका थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है कि अगर अफ्रीका को हमने मार्जिनलाइज कर दिया, मतलब ये G7 का मानना है, तो चाइना जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसको फिल करेगा और अफ्रीका जो है वो आपका चाइना के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। तो एंगेजमेंट विद अफ्रीका वाज अनदर की फोकस एरिया फॉर G7 समिट 2024। देन अगला जो फोकस है, रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम की, जो ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर है या जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम है, उसको कोई भी मतलब कॉन्ट्रडिक्ट ना करे, उसको फॉलो किया जाए, चाहे वो सुपर पावर्स ही क्यों ना हो, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो। जो जैसे मैरीटाइम लॉज हैं या ट्रेड लॉज हैं, इनके साथ ऐसा ना हो कि यूनिलेटरली कोई मेंबर इसको डिफाई कर रहा है। तो रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम को और कैसे रोबस्ट बनाया जाए, इसका अडियरेंस कैसे और स्ट्रॉन्ग किया जाए, इस पे फोकस रहा। और आखिरी जो फोकस था, बेटर रिलेशनशिप विद डेवलपिंग नेशन एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज। कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जैसे ब्राजील हो गया, अफ्रीका की कई कंट्रीज हो गई, इंडिया भी शामिल है उसमें, चाइना भी है। ठीक है, इनके साथ एक बेटर इकोनॉमिक एंगेजमेंट रखें, और नॉट जस्ट इकोनॉमिक बट डिप्लोमेटिक और टेक्नोलॉजिकल या ग्लोबल सप्लाई चेन के हिसाब से जो एक बॉनहॉमी होनी चाहिए, जो अलायंस होना चाहिए, उसको कैसे डेवलप करें। सो दैट वाज अनदर फोकस एरिया ऑफ G7 समिट 2024। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि कुछ अचीवमेंट्स क्या रहे हैं G7 समिट के ओवर ओवर 2-3 डिकेड्स। ठीक है, सबसे पहला कि G7 एक आपका मल्टी कंट्री ग्रुपिंग है। मल्टी कंट्री ग्रुपिंग का मतलब हो गया कि कई कंट्रीज में एक साथ बैठती हैं, तो थोड़ा जो इसके रिजल्ट्स होते हैं और डेमोक्रेटिक हो जाते हैं। और ज़्यादा कंट्रीज हैं, सारी एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, सारी डेमोक्रेसीज हैं, तो इनका एक ग्लोबल हेफ्ट है वो भी बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से कई ग्लोबल क्राइसिस को G7 ने टैकल किया है। जैसे अभी आपका कोविड क्राइसिस आई, या 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस थी, या आप देख लीजिए रशिया यूक्रेन एक जियो पॉलिटिकल क्राइसिस है। तो इस टाइप के जितने क्राइसिस हैं, तो उसको G7 ने ठीक से टैकल करने की कोशिश की है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% सक्सेसफुल रही है, बट हाँ, इट हैज मेड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। सो G7 हैज बीन एबल टू टैकल वेरियस ग्लोबल क्राइसिस, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो जियो पॉलिटिकल हो। दूसरा है कि एक ग्लोबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एजेंडा सेट करने में G7 हैज प्लेड अ मेजर रोल। ठीक है, अब मल्टी कंट्री है, सारी डेमोक्रेसी इसमें शामिल है, सारे इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, मतलब सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो मल्टी डेमोक्रेसी होगी ना ये। तो ये यूनिसन में मिलके एक ग्लोबल एजेंडा तैयार करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, विच G7 हैज बीन एबल टू डू।
और इसमें क्या होता है कि जो ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर है वो और धीरे धीरे रोबस्ट हुआ है। जैसे ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, तो इनको पॉलिसी इनपुट देना हुआ, तो G7 प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सारे एस्पेक्ट्स में। और तीसरा मैंने जैसे बता ही दिया कि जैसे इंटरनेशनल गवर्नेंस आर्किटेक्चर हो गए, जैसे वर्ल्ड बैंक या WTO है या आपका IMF है, ठीक है। अब ये मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस है, तो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के भी कुछ रूल्स होते होंगे, कुछ रेगुलेशंस होते होंगे, तो इनको बनाने में भी G7 जैसे संस्थाओं की हेल्प ली जाती है। G7 अपना कुछ पॉलिसी पेपर निकालेंगे जो वर्ल्ड बैंक पिक करेगी, और उनकी उससे एक रोबस्ट ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर बन पाता है, ठीक है। सो दीज आर द सर्टेन अचीवमेंट्स ऑफ G7 समिट, ठीक है। अब शॉर्टकमिंग्स क्या है कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं या क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं G7 की, ये जानना जरूरी है। तो पहला है कि आपको जैसे पता है कि सारी कंट्रीज हैं वो सारी डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, तो एक बहुत होमोजेनस नेचर है इन सारी मेंबर कंट्रीज का इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी साइज, ठीक है, या पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देख लिए तो दे हैव लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन। और यूरोप का जा ओवर रिप्रेजेंटेशन है, अफ्रीका का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। तो G7 को और ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए। इंडिया या ब्राजील जैसी कुछ डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, इनको भी इस ग्रुपिंग का पार्ट होना चाहिए, तो उससे थोड़ा सा और डेमोक्रेटिक हो जाएंगी ये सारी बॉडीज। दूसरा क्या है, अभी G7 की पोजीशन बना ये 1970s में था, 75 के आसपास बना था, तो उस टाइम तो ठीक है ये इकोनॉमीज अच्छा कर रही थी, लेकिन अभी जो ये इकोनॉमीज हैं, ये जो 7 इकोनॉमीज हैं, इनका ग्रोथ रेट खुद बहुत खराब चल रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इनका बहुत स्लो हो चुका है, बहुत स्लगिश हो चुका है, और इनकी कई इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं, इन सारी कंट्रीज की कई इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं। तो जो जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक माइट ये एंजॉय करती थी 1975 अपने इंसेप्शन के पॉइंट पे, वो आज के टाइम में नहीं करती हैं। तो कई कंट्रीज या कई जियोपॉलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स क्वेश्चन भी करने लग गए हैं G7 की लेजिटिमेसी को, ठीक है। तीसरा है कि क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, और जैसा आप देख रहे हैं हीट वेव कितनी एक्यूट हो चुकी है इस साल, ठीक है, और अब माना जा रहा है कि ये और खराब होते ही जाना है, ठीक है। तो कई कंट्रीज या क्लाइमेटोलॉजिस्ट या एनवायरमेंटलिस्ट का ये कहना है कि G7 डिस्पाइट बीइंग सो इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ मनी या एक्सपर्टीज, फंड्स भी हैं इनके पास, फंक्शनरीज भी हैं, सब कुछ है, लेकिन डिस्पाइट दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू टैकल द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज इफेक्टिवली। जैसे डेवलपिंग वर्ल्ड को एक क्लाइमेट फंड की आवश्यकता है कि वो अपग्रेड कर पाए अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को, कि एमिशन नॉर्म्स वो एक लिमिट में ले आ पाए, या कार्बन एमिशन को सबड्यू कर पाए। तो ये सारा काम था डेवलप्ड कंट्रीज का, कि डेवलप्ड वर्ल्ड या G7 की कंट्रीज हैं वो कुछ पैसा इधर प्रोवाइड करें डेवलपिंग वर्ल्ड को। तो जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन वगैरह है इन सारे एरियाज में G7 है वो काफी वीक रही है। देन कम्स द राइज ऑफ चाइना। G7 G7 जो है आपका 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस का ग्रुप है। काफी पैसा था, पॉलिटिकल माइट थी, जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा था, लेकिन ये चाइना के राइज को भाप नहीं पाए, एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू टैकल चाइना, ठीक है। चाहे वो इकोनॉमिक रेल्म हो, चाहे वो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन हो, ठीक है। जैसे चाइना कई सारे आइलैंड्स को जो दूसरे कंट्रीज के हैं उसको कहता है अपना है, अपनी सॉवरेनिटी वहां पर दिखाता है, जो कि सही नहीं है, ठीक है। प्लस वो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी कई सारी डिस्क्रिमिनेटरी नेचर एक्सरसाइज करता है। तो G7 मिलके जो चाइना का राइज है उसको सबड्यू नहीं कर पाई हैं, तो दैट इज वन ऑफ द अदर मेजर शॉर्टकमिंग ऑफ G7, ठीक है। So I think we are done for today's session. We'll meet again. Thank you.